अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जुमे को मार्केट फिर 2% से ज्यादा गिर गई और अब अपनी 1.5 साल की भी निचली सतह के ऊपर है। और पिछले हफ्ते लग ये रहा था जब हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी वापस ले ली थी, तो मार्केट लग रहा था कि बॉटम हिट कर चुकी है और ऊपर आ रही है, लेकिन जुम्मे को फिर 2% गिर गई। तो ऐसा क्या हुआ, और जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा या जो डिफॉल्ट रिस्क है, इससे स्टॉक मार्केट का क्या ताल्लुक है? स्टॉक मार्केट आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाते हुए कैसे परफॉर्म करती है, और जो प्रोग्राम में आ जाते हैं तब कैसा परफॉर्म करती है? इस हवाले से आज बात करेंगे सुहेल साहब से, जो कि टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीईओ हैं, पाकिस्तान के बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में से एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली अप्रिशिएट आपने टाइम निकाला, वो मुझे भी जल्दी उठना पड़ा कि मैं मिस नहीं करना चाहता इसको। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं सुबह देखा मार्केट को तो जाहिर है, कल मैं फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर 2% से ज्यादा गिर गई है। और पिछले हफ्ते लग ये रहा था वो सब्सिडीज वापस ली हैं और बॉटम हिट कर गई, मार्केट वापस ऊपर आ रही थी और जुम्मे को फिर गिर गई। तो हालांकि डिसीजन वही है, पेट्रोल प्राइस बढ़ाए, तो ये दो मुख्तलिफ रिएक्शन, पहले तो इसको एक्सप्लेन करें क्या हुआ। बिल्कुल, कल कल का सिर्फ फॉल थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट वही सुन रहे हैं कि एक अदर इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो स्विचिंग कर रहा है फ्रॉम इक्विटी टू फिक्स्ड इनकम, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो गए हैं। तो स्मॉल सेलिंग क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। अदरवाइज जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, दैट इज वो तो बिल्कुल शो कर रहे हैं दैट दे वांट टू टाइटन एवरीथिंग, दे वांट टू रिफॉर्म एंड दे वांट टू गो इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम। तो बट अक्सर यही होता है कि मार्केट प्रेडिक्शन से थोड़ा कॉन्ट्ररी रिएक्ट करती है। जब वॉल्यूम कम होता है तो ये डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स का रोल जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये 4-5 अरब रुपए का वॉल्यूम हो रहा है आजकल। अगर पिछले साल का हम एवरेज देखें तो 15-16 अरब का था। तो वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द नॉर्मल वॉल्यूम। तो अगर किसी ने फरोख्त करना है, तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा करता है शेयर प्राइस पे। और अगर वॉल्यूम मार्केट ठंडी ज़्यादा है, पड़ी है बिल्कुल। हाँ, पीपल डोंट वांट टू लाइक एक्टिवली बाय सेल, क्योंकि अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी हैं, both on the economic and political side. So when there is lack of interest, the volume reduces, and when the volume reduces, small selling and small buying creates a big impact. अच्छा, कोई शॉर्ट तो नहीं कर रहा? आपने कहा कोई इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली एक्टिव हुआ है, तो कोई शॉर्ट कर रहा है मार्केट को, ऐसा लग रहा ये देखें, अभी तो शॉर्ट का डेटा आता है ऑफिशियली, है? तो आई डोंट थिंक सो कि शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, मुझे एक ऑब्वियस क्वेश्चन, ऑब्वियसली जो मकसद है आज की वीडियो का, नॉर्मली तो हम स्टॉक मार्केट बात करते ही रहते हैं, इट्स ऑल लिंक टू दिस आईएमएफ फंडा, जो हम बेल आउट की तरफ जाते हैं, फिर एक मार्केट रिएक्शन आता है। बराह रास्त एक मुल्क का जो सॉवरन रिस्क है, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट उससे बाहर तो नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का जो सॉवरन रिस्क है वो और हमारी स्टॉक मार्केट का सॉवरन रिस्क एक ही चीज है? और अगर नहीं है तो फिर क्या ताल्लुक है दोनों के? नहीं, काफी हद तक तो लिंक ही है दोनों, क्योंकि जैसी बात है कि सॉवरेन रिस्क है, या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, या रिस्क ऑफ डेट सर्विसिंग है, का लिंक तो सारे एसेट प्राइसेस से है। नॉट ओनली स्टॉक बट प्रॉपर्टी है, बॉन्ड प्राइसेस हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दी ओवरऑल रिस्क। और रिस्क की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिस्क भी है और सॉवरेन रिस्क भी है। तो आजकल यही रिस्क जो है दोनों लेवल पे ऊपर हुआ है। पॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी का रिस्क भी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ फॉलिंग रिजर्व, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइस। और ये ट्रांसलेट कैसे करता है स्टॉक मार्केट के ट्रेड में या वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन? वैल्यूएशन कम हो जाती है। पाकिस्तान का नॉर्मल पी 8-9 होता था, आजकल 4-5 है। और ओवर द ईयर भी हमारा जो नॉर्मल भी है वो भी रीजन में से कम हो गया है, स्पेशली विद इंडिया से तो बहुत ही कम हो गया है। मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड किए जा रहे हैं। हम बांग्लादेश देख लें, उससे भी कम हो गया है। बांग्लादेश का पी एवरेज अभी भी डबल डिजिट होगा। पहले तो पाकिस्तान का एवरेज 8-9 है, बट आजकल पाकिस्तान का तो 4-5 हो गया है। तो जहाँ भी एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबल होता है, स्पेशली हमारे रीजन में इंडिया बांग्लादेश है, वहाँ की वैल्यूएशन जो होती है प्राइस अर्निंग वो हायर होता है। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे प्राइस अर्निंग वैसे ही कम होता था, और अब तो और कम हो गया। जो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, उस पर आपकी ज़ाहिर नज़रें होंगी।
तो अगर हम इस साल की बात कर लें ईयर टू डेट, तो डॉलर का जो है वो फ्लो नेट बेसिस पे कितना बाहर गया है? मेरे ख्याल में बाहर ही गया होगा, आया तो नहीं होगा। फॉरेनर का तो आउटफ्लो ही है, बट इस साल थोड़ा कम है। द रीजन इज के पाकिस्तान के जो इकोनॉमी हालात थे वो 2-3 साल से खराब थे, तो 2-3 साल से ही आउटफ्लो हो रहा था। प्लस आई थिंक इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं, बट इट्स रीजनल मार्केट एंड फ्रंटियर मार्केट ऑल्सो। इंडिया जैसी मार्केट में आखिर फिगर मैंने देखी थी, कोई $15 बिलियन से ज़्यादा का इस साल आउटफ्लो हो चुका है, बांग्लादेश से जो आउटफ्लो है। तो आई थिंक ये आउटफ्लो के दो रीज़न है। वन इज ग्लोबल इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस ऑफ डेवलप मार्केट, प्लस जो यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो भी पैसा निकल के फिक्स इनकम में जा रहा है। और पाकिस्तान से वैसे ही मैंने कहा 4-5 साल से आउटफ्लो हो रहा था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ओन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। नॉर्मली हमारा ज़ाहिर है ये पहला टाइम नहीं है कि हम डिफॉल्ट के करीब हैं और फिर आईएमएफ में जा रहे हैं और टफ डिसीजंस ले रहे हैं, जो इकोनॉमिक शॉक्स भी आते हैं जिसकी वजह से। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करती है जब हम जा रहे होते हैं आईएमएफ में, और जब अप्रूव हो जाता है ऑफिशियली उसके बाद कैसा बिहेव करती थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करती है आईएमएफ, पोस्ट आईएमएफ, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, आपका डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहा होता है। जब आईएमएफ आ जाता है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि फिजिकल और मॉनेटरी डिसिप्लिन आएगा। प्लस जो दूसरी लैंडिंग एजेंसीज होती हैं वो भी फंडिंग शुरू कर देती हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली जो आईएमएफ अप्रूव हो जाने के बाद इकोनॉमी में भी बेहतरी आती है, स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आती है? लेकिन अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कि जो फ्राइडे का रिएक्शन था मार्केट का, वो एक रिफॉर्म ही है कि पेट्रोल को आप मार्केट प्राइस के करीब ला रहे हैं, तो मार्केट गिर गई। क्या इसकी वजूहात दूसरे फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि इन्फ्लेशन का आउटलुक बहुत खतरनाक नजर आ रहा है, और फिर जो है। ये जो नहीं, आई मेजर्स थिंक लिए गए नहीं, जी। नहीं, नहीं, वो तो सबको पता है, मैथमेटिकली सबको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। बट अगेन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसकी पॉजिटिव जाते हैं। बट मैंने कहा था फ्राइडे इज वन डे, और लो वॉल्यूम में एक मेजर से सेलर आ जाए तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है, वही हुआ है फ्राइडे। ऑन द फ्लिप साइड जब हम आईएमएफ में जा रहे हैं तो ऑलरेडी 14.25% के करीब है इंटरेस्ट रेट, और इस वक्त जो भी 60 रुपए का इंक्रीज आया है, फिर 8 रुपए बिजली में बढ़ाए हैं, अभी बजट आने वाला है, हो सकता है मजीद टैक्स मेजर्स लिए जाएं, तो उस सूरत में इन्फ्लेशन ज़ाहिर है मजीद बढ़ेगी। तो अपसाइड मेरी कुछ एक दो इकोनॉमिस्ट से बात हुई, उनको लग रहा है अभी भी बहुत रूम है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, तो अगर ये 15% तक चला जाता है तो उस सूरत में स्टॉक मार्केट के लिए ये कितना बुरा हो सकता है? क्योंकि अगर मुझे हर 100 रुपए पे डेढ़ अपना 15 रुपए मिल रहे हैं, या 1 लाख पे 15,000 मिल रहे हैं बगैर रिस्क लिए, तो मैं स्टॉक मार्केट में जहाँ पे अब जैसे वोलेटिलिटी है और रिस्क है, मैं क्यों जाऊंगा? तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा कि अगला एक साल जो है ये, स्पेशली जब तक स्टेबलाइज करते हैं और चीजें नॉर्मल नहीं होती, कितना स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग होगा? चैलेंजिंग है, मगर ये सबको पता है। हमारा तो ख्याल है कि ये 1-2 महीने में हो सकता है 18-19% भी हो जाए, जब ये हुकूमत पास ऑन करेगी। अब 30 रुपये और पास ऑन किया है, बिजली के रेट अब तक बढ़ाए, गैस के बढ़ाए, बट वो इवेंचुअली बढ़ेंगे। तो बट हमें लग रहा है कि एवरेज जो होगा साल का इन्फ्लेशन वो 14 के करीब ही होगा। और 14 का अगर एवरेज इन्फ्लेशन है तो एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है या टी बिल रेट है वो 15 के करीब होगा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट 15 से थोड़ा ऊपर चला जाए, बट जो एजुकेटेड लोग हैं वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को भी देखते हैं, बट उससे ज़्यादा जो है वो देखते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर आपने देखा होगा तो 5 साल 10 साल का इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान का, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है पिछले दिन। 12.5 12.70 के करीब है 5 ईयर बॉन्ड, और अच्छा, 10 ईयर। हिस्टोरिकली मार्केट का भी तो अगर देखें तो एवरेज ऐसे ही आता है 10-15%, 10 साल का, अगर मैं गलत नहीं, रिटर्न। में मार्केट का रिटर्न तो पिछले 20-20 साल का तो 17-18% सही। एवरेज, ठीक है। मगर मैं कह रहा हूँ आपको, लोग इंटरेस्ट रेट है ना, जो समझदार एजुकेटेड बंदा है, अगर आज 15-16% इंटरेस्ट रेट है तो बिल्कुल पैसा शिफ्ट हो जाता है। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जो इक्विटी में, तो उसका जो बेंचमार्क होता है वो लॉन्ग टर्म रेट होता है। इस तरह अमेरिका में भी 20 साल का या 10 साल का ट्रेजरी को लोग बेंचमार्क करते हैं। अभी भी अमेरिका में स्टॉक मार्केट इसलिए गिरी है कि वहाँ का 10 ईयर बॉन्ड है वो कोई 3% के करीब चला गया है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट देखें पाकिस्तान में, तो वो 15 नहीं हुआ है, वो अभी भी 12.5 12.70 है। तो इस लिहाज से लोग समझदार हैं कि इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है और साल 2 साल के बाद ये गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये चैलेंज ज़रूर है, बट ये काफ़ी हद तक लोगों को इसका इल्म है। और मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो की ड्राइवर है वो आईएमएफ है। आईएमएफ के आ जाने से इंटरेस्ट रेट हो सकता है थोड़ा मजीद बढ़ जाए, मगर स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है वो आईएमएफ है, ना कि इंटरेस्ट। बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या उसमें फैसले लिए जा सकते हैं जो कि मार्केट के लिए मूवर्स होंगे दो, बेसिकली? दो तीन अभी भी स्टेप्स हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है आईएमएफ हो जाएगा, बट अब बिजली के रेट, गैस के रेट, बजट, ये 3 स्टेप्स अभी भी हैं इम्पोर्टेंट। हम और फिर इसके बाद स्टाफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना, फिर उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल होना। इस दौरान जून एंड है, जून एंड पे काफ़ी डेट प्रीपेमेंट्स भी हैं, प्लस फिस्कल डेफिसिट की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की टी बिल में बोरोइंग बहुत एग्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी आते आते अभी भी 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दो और भी चीज़ें हैं जिस जो सेंटिमेंट को इफेक्ट करती है। एक लोकल पॉलिटिकल हालात हैं और एक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है। अब देखें, ये दुनिया भर की मार्केट्स भी गिर रही हैं, सब सब चीज़ें गिर रही हैं, मगर ऑयल बढ़ता जा रहा है। तो इन्वेस्टर ये भी देख रहा है कि अगर आईएमएफ आ भी गया, फिर भी हमारी सिचुएशन तो बड़ी टाइट ही रहेगी बिकॉज और ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। ये जो अभी रीसेंट मेजर्स दिए हैं हुकूमत ने, और अभी आपने ऑयल प्राइसेस की बात की है, तो किन सेक्टर्स के लिए बेसिकली ये पॉजिटिव साबित हो सकते हैं? ऑब्वियसली अभी तो मार्केट ऐसे लग रहा है डाउन साइड है, लेकिन जो बाइंग होती है थोड़ा सा सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, तो किन सेक्टर्स को ये बेसिकली फेवर कर सकते हैं? और दूसरा, अब हम जा रहे हैं एक हाई इंटरेस्ट रेट और लो ग्रोथ साइकिल की तरफ, तो ऑब्वियसली कुछ सेक्टर्स होते हैं जो इस हिसाब से बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ बुरा परफॉर्म करते हैं। कुछ आइडेंटिफाई करेंगे किन सेक्टर्स में अपसाइड है और किस में डाउन साइड? जिसको हम कहते हैं सिक्लिकल इफेक्ट होंगे ज़्यादा। इफेक्ट तो सभी होंगे, जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है तो हुकूमत हर जगह से टैक्स लेगी, कॉर्पोरेट टैक्स लेगा, सेल्स टैक्स भी बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ होंगी। बट स्ट्रैटेजी वाइज हम कहते हैं कि डिफेंसिव प्राइवेट वेल मैन डिफेंसिव स्टॉक, जिसमें वेल मैनेज प्राइवेट कंपनीज हों, जिनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हो और जो नॉन सिक्लिकल बिजनेस में हो। तो इसमें 3 4 सेक्टर आते हैं। एक आता है फर्टिलाइजर सेक्टर, एक आता है ऑयल सेक्टर, बट ऑयल सेक्टर में ज़्यादातर कंपनियां स्टेट ओन्ड है। तो प्राइवेट सेक्टर ऑयल कंपनीज जो हैं, जिसका सर्कुलर डेट से वास्ता नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर ऑयल कंपनीज दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय सर्कुलर डेट, वो भी एक अच्छा बेट है। तीसरा, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, और जो इकोनॉमी स्लो डाउन से वहाँ पे रिस्क बढ़ जाते हैं, मगर वो बैंक जो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, जिनके लॉसेस जो हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, वो भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। बाकी दो तीन और भी सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, खासतौर से टेक्सटाइल और आईटी। और जो इफेक्ट तो दोनों हो सकते हैं, मगर रिलेटिवली कम इफेक्ट होंगे। आईटी तो आई थिंक बहुत ही कम इफेक्ट होगा। टेक्सटाइल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्कीम सब्सिडाइज उनको मिल रही हैं और सब्सिडी हटाई जाएंगी। बट अगेन, उनकी सब्सिडी का हटना जो है वो मैनेज कर लेंगे बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट। तो ये 4 5 सेक्टर्स हैं दैट कैन परफॉर्म बेटर बेटर इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स, जिस तरह आपने कहा कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नजर आ रहा मुझे बताएं कि इस वक्त क्या मार्केट में बात चल रही है? कोई स्टॉक डिविडेंड पे या जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से इकदाम होने, मजीद कोई टैक्सेस आने स्टॉक मार्केट पे जो इन्वेस्टर को मजीद है। उसका बज़ाहिर सेंटिमेंट? बज़ाहिर डायरेक्टली नहीं लगता होगा, बट इनडायरेक्टली ये ज़रूर होगा। एक कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाएगा, सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, जिसका इफेक्ट मामूली सा अर्निंग्स पे आ सकता है। बट जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन टैक्स है या डिविडेंड टैक्स है, बज़ाहिर नहीं लगता है कि उसमें कोई रद्द बदल।
अच्छा, इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट कैसा है गोइंग इनटू द आईएमएफ के आउटलुक, आप अगर बता सकें कि फॉर ईयर एंड दिसंबर तक अगर हम देखें, सक्सेसफुली चले जाते हैं मार्केट प्रोग्राम। सेंटिमेंट तो अच्छा नहीं है, आज से नहीं, पिछले काफी सालों से अच्छा नहीं है। आप देख लें, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के, ये स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट 5 years हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट। ऑल्दो अर्निंग्स इतनी बुरी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बट वैल्यूएशन गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो आउटलुक कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग तो नहीं है, मगर हम हमारी स्ट्रैटेजी है कि ये जो 5-6 सेक्टर हैं, अगर इसमें केयरफुल रहकर इन्वेस्टमेंट की जाए तो शायद मार्केट से वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर ऑन द पॉजिटिव साइड, आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ जो पाकिस्तान के साथ ब्लेसिंग हो सकती है वो ये है कि ऑयल की कीमत $20-30 यहाँ से घट जाए। तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के फिस्कल साइड को बेहतर करेगी, जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, और जो पाकिस्तान के लिए बोरोइंग जो थोड़ी मुश्किल हो गई है, चाहे वो यूरो बॉन्ड मार्केट हो या सेकंड मार्केट हो, वहाँ के भी दरवाजे खुल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, हमने जो सारा रिस्क भी डिस्कस कर लिए और ऑब्वियसली जो डिस्काउंट फैक्टर भी कर लिया, तो ऐसा हालात में आपने भी कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी, तो इस वक्त अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने के लिए, स्पेशली ओवरसीज के लिए, इनके उनको तो सस्ता मिल रहा है, एक तरफ डिस्काउंट है, दूसरी तरफ डॉलर महंगा हो गया, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मेरे खरीद ख्याल सकते हैं इसको। में, हाँ, आई थिंक केयरफुली हालात को देखते हुए ग्रेजुअली सेलेक्टेड हाई क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, वेल मैनेज, वेल गवर्न प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। दूसरा, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, लोकल करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी, उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। तो आई थिंक दोनों दोनों जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। अ, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड भी बहुत ऊंचे आ गए हैं, और हम्म। पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, 10 year बॉन्ड 13.25% है। हमने तो पिछले 20 साल में देखा है, 25 साल में, कि 12-13% में जो भी बॉन्ड लेता है उसको फायदा ही होता है, क्योंकि उसके वो हालात सही होते हैं तो वो 9-10% हो जाता है। सही है। मेरे ख्याल में तो डेट साइड पे भी, इक्विटी साइड पे अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हमारी एडवाइस है कि उसको ग्रेजुअली करें, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ क्या हो रहा है, कंसिडरिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्या जा रही है, एंड कंसिडरिंग ग्लोबल पॉलिटिकल हालात। ठीक है सर, वो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है आपसे, अल्लाह हाफिज।